Hello friends, now today I am going to start with a new topic and the topic is the disorders of metabolism of nucleotides. इसमें हम स्टडी करेंगे disorders of purine metabolism and disorder of pyrimidine metabolism. तो purine metabolism में जो important disease है वो है हाइपर यूरिकेमिया, इसको हम गाउट भी कहते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी होता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लेच निहान सिंड्रोम के बारे में। लेच निहान सिंड्रोम के बारे में हम बात करें। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी के बारे में। देन इसके बाद हम बात करेंगे स्यूडो गाउट, ओके। और फाइनली जो पिरिमिडीन की डिसीज़ है, पिरिमिडीन की डिसीज़ में जो पिरिमिडीन मेटाबॉलिज्म की डिसीज़ है इसमें हम बात करेंगे ओरोटिक एसिडोरिया, ठीक है। तो ये मेन डिसीजेस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर इसके पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियोटाइड, उसका उसमें क्या क्या होता है, फिर उसका जो मेटाबॉलिज्म है कैसे होता है, और फाइनली मेटाबॉलिज्म में क्या डिफेक्ट आते हैं जिसके कारण ये डिसीज़ होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो ये जो हैं दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों का बना होता है, नाइट्रोजनस बेस का, पेंटोस शुगर का और फॉस्फेट का। अब हम सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। तो जो प्यूरिन्स हैं वो प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ओके। तो ये नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों जो है प्यूरिन हैं। और जो पिरिमिडीन हैं वो हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो ये 3 टाइप के जो है पिरिमिडीन्स हैं। तो जब इनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे प्यूरिन्स की, और पिरिमिडीन्स में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसका भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, और हमारा मेन फोकस वीडियो का यही है। इसके अलावा जैसे हम इतना तो सभी लोग जानते हैं, पर इसके बाद में कुछ बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट जो बेसिस हैं, वो जो प्यूरिन हैं वो हैं, और भी अदर प्यूरिन्स जिसको हमें जानना चाहिए, वो है हाइपोजेंथिन, जेंथिन और यूरिक एसिड। हाइपोजेंथिन और जेंथिन जो होते हैं ये जब प्यूरिन का सिंथेसिस होता है तो ये इंटरमीडिएट्स हैं, ये तब बनते हैं। और जब प्यूरिन का डिग्रेडेशन होता है तो उसके बाद में ये बनता है, ओके, यूरिक एसिड। अब हम कुछ प्यूरिन, पिरिमिडीन एंड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स की बात कर लेते हैं। तो ये वो एनालॉग्स होते हैं कि सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि कुछ कंडीशन में जब प्यूरिन और पिरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस होता है, तो सपोज़ कीजिए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गाउट हो गया है ना, जैसा अभी हम हाइपर यूरिकेमिया के केस में पढ़ेंगे। तो हाइपर यूरिसेमिया में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ एनालॉग का यूज़ करते हैं ताकि वो जो फर्दर डिग्रेडेशन है, वो जो फर्दर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो रुक जाए। तो फॉर एग्जांपल एलोप्यूरिनॉल, एलोप्यूरिनॉल जो होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिकेमिया एंड गाउट, ठीक है। इसके बाद है 5 फ्लोरोयूरेसिल, 5 फ्लोरोयूरेसिल, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 8 एजा, ये और भी हैं, मतलब एक नहीं है और भी हैं, 8 एजा ग्वानिन, 3 ऑक्सीयूरिडीन, 5 एंड 6 एजा यूरिडीन, 5 और 6 एजा साइटिडीन एंड 5 इडोयूरिडीन हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो हमें ये पता है कि कैंसर में भी बहुत ज़्यादा सेल ग्रोथ होती है, उस सेल ग्रोथ के लिए डीएनए और आरएनए चाहिए। तो उस सेल ग्रोथ को रोकने के लिए 5 फ्लोरोयूरेसिल दिया जाता है, मेन कंपाउंड, इसी को आप याद रख लीजिए।
दिस कंपाउंड गेट इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए एंड ब्लॉक द सेल प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट जो है वो है एजाथियोप्रीन, ये भी एक एनालॉग है विच गेट डिग्रेडेड टू 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ये बाद में कन्वर्ट किस में हो जाता है, डिग्रेड होकर के 6 मर्केप्टोप्यूरिन में। एजाथियोप्रीन कन्वर्ट होता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन में, और इट इज़ यूज्ड इन सप्रेस इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। मान लीजिए हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तब इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन होता है, तो इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन को अगर हमें सप्रेस करना है, यानी हमें रिजेक्शन को सक्सेसफुल, मतलब हमें जो ग्राफ्टिंग है उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो हम एजाथियोप्रिन देंगे। नेक्स्ट है एराबिनो साइलेडिनाइन। तो एरेबिनो साइलेडिनाइन या फिर एरेबिनो साइलेडेनिन जो होता है इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीज वायरल इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, तो ये भी एक एनालॉग है। इसके बाद में एरेबिनोसाइल साइटोसिन। तो एरेबिनोसाइल साइटोसिन जो होता है इज़ बीइंग यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी एज इंटरफेयर विद द डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन को इंटरफेयर करता है एरेबिनोसाइल साइटोसिन। नेक्स्ट है द ड्रग एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, नेमली जिडोवोडिन और AZT। इसको AZT भी कहते हैं, जिडोवोडिन भी कहते हैं। AZT का फुल फॉर्म है 3-azido-2,3-D डाईडिऑक्सीथाइमिडीन। मैं रिपीट करता हूँ, 3-azido-2,3-डाईडिऑक्सीथाइमिडीन एंड डायडेनोसिन। इसको दूसरा नाम कहते हैं डाईडिऑक्सी आइनोसिन। तो ये जो है एक शुगर मॉइटी है, और मतलब ये न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये जो है प्यूरिन या पिरिमिडिन नहीं है, तो ये एक शुगर मॉइटी है, मॉडिफाइड सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। ये क्या है, सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। तो इसका भी यूज़ करते हैं ताकि जो फर्दर एड्स में जो सेल है, टी सेल्स वगैरह, उसके प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। ओके, तो ये हो गया हमारा प्यूरिन पिरिमिडिन के बारे में। अब हम दूसरा इसमें कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड में, और वो कंपोनेंट है पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर के बारे में हम बात करेंगे। तो जो पेंटोज शुगर होती है वो डीएनए में अलग होती है और आरएनए में अलग होती है। जो आरएनए स्ट्रक्चर है उसमें जो पेंटोज शुगर होती है इसको हम डी राइबोस कहते हैं, और जो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है इसको हम D2 डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। इन दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी तो है, लेकिन डिसिमिलरिटी सिर्फ इतनी है कि जो सेकंड नंबर पोजीशन पे जो कार्बन है यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ता है, और यहाँ पर सेकंड नंबर कार्बन में केवल H ग्रुप होता है, यानी OH नहीं होता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो आरएनए में डी राइबोस जुड़ता है और डीएनए में D2 डीऑक्सीराइबोस ऐड होता है। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो है फॉस्फेट। तो एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, और इसमें आप देखेंगे कि केवल जो प्यूरिन है, एडिनिन, ये जुड़ा हुआ है एक पेंटोज शुगर से। ये राइबोस शुगर है, और इसके साथ ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो ये तीन चीज़ें जुड़ी होती है, एक नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर, और एक फॉस्फेट ग्रुप। इन तीन ग्रुप से मिलकर के ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने जो प्यूरिन यूज़ किया है ये एडिनिन है। इसके बाद इसका पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है ये कहलाता है एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। ओके, एडिनोसिन 5। तो ये जैसे एक सिंगल यूनिट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चेन। तो अगर हमें डीएनए बनाना है या हमें आरएनए बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पर ये जो एक सिंगल चेन है, ये एक सिंगल यूनिट है, ये यूज़ की जाएगी। इसके बाद यहाँ है थाइमिन। तो थाइमिन बेस लिया गया है। तो थाइमिन से जो बना, तो ये क्या है, एक पिरिमिडिन है, और ये यहाँ राइबोस शुगर से जुड़ा हुआ है।
और राइबो शुगर यहाँ फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, ऐसे करके सिंगल यूनिट बना और ये इसको हम कहते हैं थाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। तो इस टाइप से अलग अलग जब डीएनए या आरएनए बनाया जाता है तो ये अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ होते हैं। तो बेस अगर एडेनिन मिला और जो राइबो न्यूक्लियोसाइड बना तो वो एडिनोसिन हो गया, और राइबो न्यूक्लियोटाइड अगर बनता है तो होता है एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट या फिर एडिनाइलेट बोलते हैं इसको, और इसको हम लिखते हैं एब्रीविएशन में एएमपी। इसके बाद दूसरा होता है ग्वानिन, इसको ग्वानोसिन कहते हैं, अगर इसका राइबो न्यूक्लियोसाइड बनता है तो ग्वानोसिन, और जब राइबो न्यूक्लियोटाइड बनता है तो इसको हम कहते हैं ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट और ग्वानाइलेट, और इसको हम जीएमपी से शो करते हैं। इसके बाद बेस बनता है साइटोसिन, और इसमें जब राइबो न्यूक्लियोसाइड बनता है इसका साइटोसिन का तो ये बनाता है साइटिडीन, और जब राइबो न्यूक्लियोटाइड बनता है तब बनता है साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट और साइटिडाइलेट, इसको हम सीएमपी से शो करते हैं। इसके बाद जब यूरेसिल, ये भी एक बेस है और ये यूरिडीन बनाता है जब राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और जब ये फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है तब इसको हम कहते हैं यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट और यूरिडाइलेट, इसको हम यूएमपी से शो करते हैं। तो जब एक आरएनए मॉलिक्यूल बनाना होता है तब ये 4 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होती है। ओके, जबकि यहाँ पर आप चेंज देखेंगे कि जब एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाना होता है तब यहाँ यूरेसिल की जगह थाइमिन आ जाता है। तो जहाँ जहाँ यूरेसिल होता है वहाँ वहाँ थाइमिन होता है इन केस ऑफ डीएनए, और बाकी सब कुछ सेम होता है। तो मैं सिर्फ लास्ट वाला बता देता हूँ कि थाइमिन, इसका जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बनता है वो बनता है डीऑक्सी थाइमिडीन, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वो बनता है डीऑक्सी थाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट या फिर डीऑक्सीथाइमिडाइलेट, इसको हम टीएमपी से शो करते हैं। तो ये जो राइबो न्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं ये नाइट्रोजन बेस का राइबो शुगर के साथ में बाइंडिंग होने से बनते हैं। ओके, तो ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स हैं ये आपस में एक चेन बनाते हैं, और वो चेन कुछ इस टाइप से होती है। तो यदि हमें एक डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है तो ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एडेनिन जो नाइट्रोजन बेस है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और इस टाइप से जो हेलिक्स है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और दो अलग अलग स्ट्रैंड्स को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करने के लिए एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में जुड़ा होता है। इसमें जो सिंगल हेलिक्स है उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो सिंगल हेलिक्स जो है वो कुछ इस टाइप से चेन के फॉर्म में बना होता है, जिसमें हमारा जो प्यूरिन पिरीमिडिन्स हैं ये भी आ जाते हैं। इसके बाद जो 5 पेंटोस शुगर है वो भी आ जाती है, और इसके बाद में यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो भी आ जाता है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप दूसरे फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा होता है और ये आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ओके, तो इस टाइप से एक चेन बनती है। तो ये जो डबल हेलिक्स का डीएनए मॉडल है ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था, जिसमें इनको 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला। फाइनली ये जो डीएनए होता है इसको एक बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल में अगर रहना है तो इसको अपनी लेंथ को भी रिड्यूस करना होगा। इसके लिए इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल साइज, सो दैट इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है वो एक प्रोटीन है जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इसके साथ बाउंड हो जाता है, और ऐसे करके ये सर्कुलर पैटर्न में सुपर कॉइल्ड फैशन में चला जाता है, और फाइनली इसको और बाउंड होकर के ये कन्वर्टेड हो जाता है क्रोमोसोम में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ क्रोमोसोम, और ये काफ़ी सुपर कॉइल्ड डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। और फाइनली जब इसको आप देखेंगे तो ये डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ में इसकी बाइंडिंग होती है। ये भी जो है ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, तो ऐसे करके काफ़ी सुपर कॉइल्ड फैशन में
इसकी बाइंडिंग होती है। तो ये जो था, ऐसा स्ट्रक्चर जो रहता है वो यूकैरियोटिक डीएनए का रहता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसमें हम बता दें आपको कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। तो इसका कैसे सुपर कॉइलिंग होता है, इसके लिए ये है कि डिफरेंट टाइप के डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, और जो कि इसको एक स्टैंडर्ड सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आप मेरा जो बैक्टीरियोलॉजी का लेक्चर है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो काफ़ी टाइटली पैकिंग होती है उसकी एज ए न्यूक्लियोटाइड, और इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये एक सिंगल प्रोटीन होता है, उस पर इस टाइप से जो डीएनए है वो बाउंडेड रहता है। ठीक है, ये इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और साथ में यहाँ पर जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, यहाँ पर भी कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स कहते हैं। तो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये जो पूरा न्यूक्लियोटाइड है इसमें 3 चीज़ें हो गई। एक हो गया आपका प्यूरिन या pyrimidine यानी नाइट्रोजन बेस, दूसरा आपका हो गया राइबोज शुगर, और तीसरा आपका हो गया फॉस्फेट ग्रुप। तो ये बनते कहाँ कहाँ पर हैं? तो इन द बॉडी जो यूकैरियोटिक सेल्स वगैरह हैं, यानी जो हम मैमल्स हैं, तो लीवर में द मेजर साइट फॉर द प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो लीवर में बनते हैं ये। और लीवर में क्या बनता है? लीवर में प्यूरिन्स बनते हैं, प्यूरिन के न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। और इरिथ्रोसाइट है, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं, और ब्रेन है, यहाँ पर प्यूरिन्स नहीं बनता। तो ये याद रखना है, प्यूरिन कहाँ बनता है? प्यूरिन सिर्फ लीवर में बनता है। और कहाँ नहीं बनता? तो इरिथ्रोसाइट में नहीं बनता, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स में नहीं बनता, और ब्रेन में नहीं बनता। बाकी अदर सेल्स में भी बनता है, लेकिन जो मेजर सोर्स है वो लीवर है। इसके बाद हम बात करें कि ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट की जो शुगर है ये कहाँ बनती है? तो इसका मेजर प्रोडक्शन होता है जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है। ये आपने अगर नहीं देखा है तो मेरे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वीडियो में देख सकते हैं। तो जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है उसमें क्या होता है? राइबोज 5 फॉस्फेट का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो इसमें ग्लाइकोजन या ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट से प्रोड्यूस करता है राइबोज 5 फॉस्फेट। तो यहाँ से जो है जो शुगर है वो बनती है। तो अब हमारे पास में फाइनली एक शुगर आ गई। ये शुगर जो है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट से आती है, अल्फ़ा डी राइबोज 5 फॉस्फेट। अब कैसे जो है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये जो है एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज। ओके, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीआरपीपी सिंथेटेज। तो पीआरपीपी सिंथेटेज जो होता है ये एंजाइम आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर्स में भी मैं आपको ये बताऊंगा पीआरपीपी सिंथेटेज। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो अब कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है? अभी हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक राइबोज है, राइबोज 5 फॉस्फेट है जो कि एक शुगर है। और यहाँ जो H है, यहाँ आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाएगा, यानी कि प्यूरिन या pyrimidine ऐड हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर में पीआरपीपी की सिंथेटेज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये कन्वर्ट करता है 5 फॉस्फोराइबोसाइल अल्फ़ा पायरोफॉस्फेट में। ओके, इसके बाद यहाँ पर पीआरपीपी ग्लूटेमाइल एमिडो ट्रांसफरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, जो कि ग्लूटामीन को ऐड करता है और ग्लूटामेट को रिलीज़ करता है। तो ये कन्वर्ट होता है बीटा 5 फॉस्फोराइबोसाइल एमीन। ओके, फिर इसके बाद में ये जो है पूरी प्रोसीजर है, तो मैं अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। लास्ट में यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो शुगर थी, ये शुगर अब इन्होंने बाद में कैसे लिखना शुरू कर दी? इन्होंने इसको सिर्फ ऐसे लिख दिया है राइबोज 5 फॉस्फेट, क्योंकि अब इनको बताना है कि इसके ऊपर नाइट्रोजन बेस बनने लगा है। तो ये यहाँ जो H है
इस H के आगे नाइट्रोजन बेस अटैच होना शुरू हो जाता है। तो ये अटैच हो गया यहाँ पे और ये राइबोस 5 फॉस्फेट नीचे रह गया। तो अल्टीमेटली एक राइबोस 5 फॉस्फेट से जो पहला प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बना वो बनता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये पहला बना। और इस पूरी चेन में आपको सिर्फ 2 एंजाइम मैंने याद रखने के लिए कहा है। वो है पहला PRPP सिंथेटेज, दूसरा है PRPP ग्लूटामाइल एमिडो ट्रांसफरेज। ओके, तो ये वाली जो रिएक्शन थी जो मैंने अभी आपको बताई, इसमें एक 4th नंबर की रिएक्शन इसी में, और इसके बाद कंटिन्यू जो 10th नंबर की रिएक्शन है इस पर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ टेट्राहाइड्रोफोलेट नज़र आएगा। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है कोएंजाइम है जो कि फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पर भी फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए 4th नंबर पे जो है टेट्राहाइड्रोफोलेट ज़रूरी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हमको कोई न्यूक्लियोटाइड बनाना है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम शुगर, तो और इसमें हम नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे प्यूरिन पिरिमिडिन, और फाइनली हम जो DNA या RNA बनाएंगे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि टेट्राहाइड्रोफोलेट हो। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो खुद फोलिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं। हमारी बॉडी में हम फोलिक एसिड कभी सिंथेसाइज नहीं करते। हमारी बॉडी में हम फोलिक एसिड जो होते हैं डाइट में लेते हैं। तो डाइट में लेने के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ये प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ये होता है। लेकिन चूंकि बैक्टीरिया जो होते हैं फोलिक एसिड खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो हम कुछ ऐसे इनहिबिटर लगा देते हैं जो इस फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दे। सपोज़ कीजिए अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ये पूरा जो न्यूक्लियोटाइड है यानी कि उसका खुद का जो DNA है, जेनेटिक मटेरियल है, वो बना नहीं पाएगा। अगर वो ये बना नहीं पाएगा तो डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड पाबा। The sulfur drug can use to inhibit the synthesis of folic acid by microorganisms. That indirectly reduces the synthesis of purine and therefore the nucleic acid, DNA and RNA. Sulfonamide have no influence on the human since folic acid is not synthesized and is supplied through diet. ठीक है, तो कुछ ऐसे ही फोलिक एसिड के हम अगर एनालॉग ले लें, फॉर एग्जांपल मिथोट्रेक्सेट, ये भी एक ड्रग है। तो इस ड्रग का यूज़ होता है टू कंट्रोल कैंसर। कैंसर की सेल्स जो होती हैं वो जो है हमारी डाइट से फोलिक एसिड लेती हैं और उसका यूज़ करती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब क्या होता है, अगर हम मिथोट्रेक्सेट दे दें तो वो एनालॉग होता है फोलिक एसिड का, और ऐसे में जो है कैंसर में जो सेल्स होती हैं, कैंसर की सेल्स होती हैं, वो खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं बना पाती और ऐसे करके वो बर्स्ट हो जाती हैं। और या फिर यूँ कहें कि उनका जो प्रोग्रेशन है या उनका जो सेल डिवीज़न है वो रुक जाता है। तो जैसे हमारा अभी मैंने आपको बताया पूरा प्रोसीजर ये था कि शुगर और बेस मिलाकर के आइनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट तो बन गया, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का जो एक सिंगल यूनिट है वो बन गया। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड बना। अब इस एक न्यूक्लियोटाइड से आइनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट से हम बना सकते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। कैसे बनता है तो इसको भी समझते हैं कि आइनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो एस्पार्टेट से यहाँ ऐड होता है, फिर यहाँ IMP मतलब ये जो पूरी प्रोसीजर है आइनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज वगैरह से। तो यहाँ बीच में देखिए आप जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पर बनता है एडिनाइल सक्सिनेट, और फाइनली यहाँ पर देखिए ग्लूटामीन एडिशन होता है और ग्लूटामेट रिलीज होता है। तो यहाँ पर एडिनोसिन के लिए एस्पार्टेट ऐड होता है और यहाँ पर ग्वानोसिन के लिए ग्लूटामेट जो ग्लूटामीन है वो ऐड होता है। ठीक, तो ऐसे करके आइनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है उससे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट भी बनता है।
पर ये याद रखना है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है जो हमारे न्यूक्लियोटाइड में यूज़ होता है वो ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो चेन हमारी बनी है ये यहाँ पर केवल एक सिंगल फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है तो उसमें डाइफॉस्फेट बनता है, फिर ट्राइफॉस्फेट बनता है, यानी कि 3 फास्फोरस जुड़े होते हैं। और जब ये इसका एडिशन होता है और एक चेन फॉर्मेशन होता है तो वो 2 फॉस्फेट रिलीज़ हो जाते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड चेन को बनाने के लिए ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत होती है और बाद में वो 2 फॉस्फेट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने जो आइनोस्टॉल मोनोफॉस्फेट से जब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बनाया तो ये जो एएमपी और जीएमपी है बाद में वापस से डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और ये डाइफॉस्फेट जो होते हैं ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज द फाइनल न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट दैट इज बाइंड विथ एंड कन्वर्टेड इनटू द चेन। तो फाइनली देखिए कि कितनी लंबी चौड़ी प्रोसीजर के बाद में हमारा ये जो न्यूक्लियोटाइड बना। मतलब आप समझें इसको कि जो न्यूक्लियोटाइड है उसका सिंथेसिस मेनली कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, जो मैंने आपको बताया अभी। और स्पेशली प्यूरिन है ना, प्यूरिन जो है लीवर में बनते हैं, उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस भी लीवर में हो रहा है। इसके अलावा बाकी सेल्स में भी हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन है ये जो प्रोडक्शन है इसके 2 टर्म हैं। देखिए हाँ, तो ये वाली जो मेथड अभी तक मैंने आपको पूरी बताई है इसको हम बोलते हैं डी नोवो पाथवे। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड हमको बनाना है, बहुत जल्दी बनाना है, तो हम डी नोवो पाथवे से इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस से नहीं चल सकते। तो सेल्स क्या करती है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लीवर में और बाकी जो सेल्स हैं उसमें ये डी नोवो पाथवे होता है और इससे जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है। लेकिन एरिथ्रोसाइट पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स में और ब्रेन में इस टाइप से न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं होता है। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल टर्न आ गया, एकदम चेंज आ गई, बात चेंज हो गई पूरी। देखिए क्या चेंज आया कि हमारे पास जो था प्यूरिन था, क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, ये बन गए, है ना, ये तो बने हुए थे। ये कहाँ से बन रहे हैं, लीवर से बन रहे हैं। लेकिन जब इसमें हमको कोई राइबोस शुगर ऐड करना है तो राइबोस शुगर में जो हमने एक लंबी चौड़ी डिटेल प्रोसीजर डी नोवो की जो प्रोसीजर पड़ी थी वो ये वाली थी। ये यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपको एक पीआरपीपी सिंथेस याद रखना है, पीआरपीपी ग्लूटामाइल एमिडो ट्रांसफरेज वगैरह याद रखना है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी, देखिए इतनी लंबी है कि 2 पेज में आई, इसके बाद भी रिएक्शन कंटिन्यू चली और यहाँ तक चली और लास्ट में जाकर के आयनोसिटाल मोनोफॉस्फेट बना। ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉडी है, सेल्स हैं, उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो सीधा प्यूरिन की बात कर रहा हूँ, देखिए ये पिरिमिडिन की बात नहीं है ना। तो अभी हम जो साल्वेज पाथवे की बात कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द प्यूरिन। तो प्यूरिन्स में क्या होता है साल्वेज पाथवे के दौरान, ये सीधा ये प्यूरिन्स हैं। एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है जो कि एक प्यूरिन है, और दूसरा प्यूरिन क्या होता है, ग्वानिन होता है, ये भी एक नाइट्रोजन बेस है। और तीसरा हमने एक इंटरमीडिएट प्यूरिन आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था जिसका नाम है हाइपोजेंथीन, ये भी एक प्यूरिन है। तो ये क्या करते हैं, ये सीधा राइबोस 5 शुगर के साथ बाइंड हो जाते हैं, सीधा बाइंड हो जाते हैं। पर इसके लिए इम्पॉर्टेंट 2 आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पहला एंजाइम होता है और दूसरा जो होता है वो इसमें अपना राइबोस देता है। मतलब ये राइबोस 5 फॉस्फेट देने का काम जो होता है ये पीआरपीपी का होता है। ठीक, तो इसलिए इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और प्यूरिन के केस में ऐसा होता है। और इस पाथवे को हम साल्वेज पाथवे फॉर प्यूरिन्स कहते हैं और यहीं से निकल के आएगा हमारा डिसऑर्डर। अगर हम प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को समझ लेते हैं और इसके साल्वेज पाथवे को समझ लेते हैं तो हम डिसऑर्डर को बहुत फटाफट समझ लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो एडेनिन है, इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनिन, यहाँ से एडेनिन उठा लो, इसके बाद फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। देखो मतलब फॉस्फेट ग्रुप के ही साथ में राइबोस का ट्रांसफ़र होना, इसीलिए एंजाइम का नाम आ गया एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। इसमें सीधा राइबोस 5 फॉस्फेट का ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, आप पूछेंगे कहाँ से होता है, तो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पीआरपीपी यानी कि फॉस्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट।
ठीक है। फास्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट यहाँ से होता है। तो ये जो फास्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट है, ये क्या करता है, अपना राइबोस शुगर इधर दे देता है और खुद के जो फॉस्फेट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ऐसा ही ग्वानिन के साथ होता है। ग्वानिन में जो एंजाइम लगता है उसका नाम है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज तो कॉमन है, ग्वानिन के हिसाब से ग्वानिन इधर आ गया। और हाइपोजेंथीन जो है एक इंटरमीडिएट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट है, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ती है। इसके बाद जो हाइपोजेंथीन है वो भी सीधा आयनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। और आयनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट जो होता है हमें पता है कि एएमपी और जीएमपी बनाता है ना। इसकी प्रोसीजर में भी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। तो यहाँ पर देखिए आप, आयनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट एएमपी और जीएमपी बनाता है। तो यहाँ पर भी वही एंजाइम काम आता है जो ऊपर एंजाइम काम आ रहा है। एंजाइम का नाम है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो इस एंजाइम की हेल्प से हाइपोजेंथिन में भी जो है राइबोस 5 शुगर राइबोस 5 फॉस्फेट ऐड हो जाती है। और यहाँ तीनों जगह पर जो राइबोस शुगर देने वाली जो है वो कौन देता है, वो देता है फास्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ये देता है, इज अ डोनर ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट, है ना, इन द साल्वेज पाथवे। तो ये पाथवे हमें रट लेना है। और इसमें जो एंजाइम है ये बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है। इसको हम बोलते हैं हाइपोजेंथिन ग्वानोसिन पायरो फॉस्फो राइबोसाइल ट्रांसफर। इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन जो है वो है HGPRT। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए HGPRT। ये आप मैंने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का एक वीडियो बनाया है, उसमें भी आप इस HGPRT का रोल देख सकते हैं। तो HGPRT जो होता है वो इस एंजाइम का नाम है। अब यहाँ साल्वेज पाथवे क्यों इम्पोर्टेंट है, और डी नोवो पाथवे से जब काम चल रहा था तो हम साल्वेज पाथवे की बात क्यों कर रहे हैं। तो साल्वेज पाथवे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरिथ्रोसाइट में और ब्रेन में और ल्यूकोसाइट में जो है न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्शन नहीं होता। तो नहीं होता तो क्या है, तो जो है गॉड ने एक दूसरा गिफ्ट दे दिया, भगवान ने। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन एरिथ्रोसाइट और ब्रेन में साल्वेज पाथवे चला दिया। ठीक है। तो साल्वेज पाथवे से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्शन होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। वो प्रॉब्लम ये हो गई कि डिफेक्ट इन द एंजाइम HGPRT कॉजेज लेच निहान सिंड्रोम। तो ये HGPRT जो है ये ब्रेन और इरिथ्रोसाइट में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी। और इसके प्रॉब्लम के कारण जो होता है लिच निहान सिंड्रोम हो जाता है। तो इसमें देखिए एरिथ्रोसाइट और ब्रेन लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर ल्यूकोसाइट भी लिख देता हूँ ऑल्सो इन तो ल्यूकोसाइट इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जो बी सेल्स होती हैं उसका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। और वो जो है हमारी साल्वेज पाथवे का यूज़ करती है। साल्वेज पाथवे से जो बी सेल्स हैं उसका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। HGPRT एंजाइम होता है जिसका यूज़ होता है। तो ये आप बिल्कुल पढ़ने लायक है और बिल्कुल वीडियो देखने लायक है। मेरा एक वीडियो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के ऊपर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो वर्ड हैं, ये सिंड्रोम का नाम जो है लेच निहान सिंड्रोम, ये बहुत प्यारा नाम है क्योंकि इसमें गुरु शिष्य दोनों आ गए। जो स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट, उसका नाम है लेच, और जो उनके गुरु थे, टीचर थे, उनका नाम था निहान। तो लेच निहान इन दोनों ने मिलकर के सिंड्रोम को जो है डिस्क्राइब किया है, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम जो है लेच निहान सिंड्रोम है। तो अभी तक हम न्यूक्लियोटाइड कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बता रहे थे। इसमें एक चीज़ और बताना है मुझे कि ये जो है राइबो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट जो होता है, जब ये डीऑक्सी, मतलब ये जो RNA वाला पार्ट है ना, जो शुगर है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ OH जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ H आ गया। तो जब राइबोस 5 फॉस्फेट से हम डीऑक्सी राइबोस 5 फॉस्फेट बनाते हैं, तो यहाँ जो मेन एंजाइम होता है उसका नाम होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज।
राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो है, दिस इज द मेन एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट टू डाईऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये एंजाइम इम्पॉर्टेंट है, इसको रटा जा सकता है, याद किया सकता है। डी राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, यहाँ देखिए ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन हट गई यानी कि अब ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हो गया इसलिए हम इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ओके, नाउ हम बात करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमने 2 भागों में बांट दिए। पहला ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो प्यूरिन वाले हैं, जिसमें हम अभी एडेनिन और ग्वानिन की बात करेंगे, और इसमें एक जो इंटरमीडिएट है जो कि हाइपोजेंथीन है, उसकी बात करेंगे। फिर बाद में हम बात करेंगे पिरिमिडीन डेरिवेटिव्स की, तो अभी हम बात कर रहे हैं प्यूरिन्स की। अभी हमने ये देखा कि एएमपी बन गया, उसके बाद में आपका आईएमपी बन गया और जीएमपी बन गया, है ना। आईएमपी से जो है एएमपी और जीएमपी दोनों बन गए। अब अल्टीमेटली जब इनका डिग्रेडेशन होता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है यूरिक एसिड। ओके, तो यूरिक एसिड बनने के लिए जो एएमपी है वो भी कन्वर्ट होता है इधर आईएमपी वाली प्रोसीजर में यहाँ पे, और इधर जो जीएमपी है वो भी बाद में कन्वर्ट होता है यहाँ जेंथिन में। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है जेंथिन ऑक्सीडेज। ओके, ये जेंथिन ऑक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एंजाइम इसमें और आता है, स्टार्टिंग में ही है वो, और उस एंजाइम का नाम है न्यूक्लियोसाइडेज। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये न्यूक्लियोसाइडेज जो है, न्यूक्लियोसाइड जो एडेनिन मोनोफॉस्फेट है, इसका ब्रेकडाउन करता है, कन्वर्ट करता है एडिनोसिन में, इसको आईएमपी यानी एनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट को कन्वर्ट करता है आइनोसिन में, और जो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है इसको कन्वर्ट करता है ग्वानोसिन में। ठीक है, तो ये 2 एंजाइम याद रखना है। द फर्स्ट एंजाइम इज द न्यूक्लियोटाइडेज। ओके, और द सेकेंड एंजाइम जो हाइपोजेंथिन जब बनता है तो इसको कन्वर्ट करता है जेंथिन में, जेंथिन ऑक्सीडेज, और बाद में जेंथिन को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में जेंथिन ऑक्सीडेज। तो ये दोनों एंजाइम सेम है, जेंथिन ऑक्सीडेज। तो इसमें आपको सिर्फ 2 एंजाइम याद रखना है। अब आगे चलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि यूरिक एसिड ही यूरिन में प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट आउट करते हैं, जैसे हम मैमेलियंस वगैरह जो हैं। लेकिन सभी एनिमल्स यूरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ यूरियोटेलिक होते हैं, कुछ यूरिकोटेलिक होते हैं, कुछ एमिनोटेलिक होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम फिश की बात करें तो फिश में क्या है, अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है। ओके, तो अमोनिया एक्सक्रीट आउट होने के लिए फर्दर फिश में यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एलेंटोइन एलेंटोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो कि यूरिया में कन्वर्ट होता है, और यूरिया जो होता है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें आपको बता दूं कि अमोनिया प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे मेराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। जो कुछ एम्फीबियन फ्रॉग वगैरह जो हैं, कुछ फ़िश हैं, कुछ मोलस्क हैं, वो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और कुछ फिशेस जो होती हैं वो एलेंटोइन, जो यहाँ एलेंटोइन निकला है, तो कुछ फिश ऐसी होती हैं जो एलेंटोइन दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एलेंटोइक एसिड। तो ये एलेंटोइक एसिड, कुछ फिश एलेंटोइक एसिड एक्सक्रीट करती हैं। ओके, तो ये यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ यूरिक एज एंजाइम। अब इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं यूरिक एसिड can serve as a important antioxidant. Okay, uric acid can serve as a important antioxidant by getting itself converted into non-enzymatically to allantoin. तो यूरिक एसिड कुछ एनिमल्स में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये मैं हमारे मैमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ एनिमल्स के लिए बात कर रहा हूँ। इट इज़ बिलीव्ड दैट द एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन प्राइमेट्स इज रिप्लेस्ड बाय यूरिक एसिड। तो ये प्राइमेट्स की बात है। जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बनता, सिंस दिस एनिमल हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू सिंथेसाइज एस्कॉर्बिक एसिड। उनमें एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बनता, तो उनमें क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है वो बाद में
कन्वर्ट हो जाती है किस में, यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाती है, अभी पढ़ा था, एलेंटोइन में। ठीक है, तो यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाती है, एलेंटोइन में। ये यहाँ पर है, यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है एलेंटोइन में। तो ये एलेंटोइन जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड जैसा ही एज ए एंटीऑक्सीडेंट प्राइमेट्स में काम करता है। ओके, तो अब जब हमने इतना जान लिया तो हम डेफिनेटली अब बहुत इजीली डिसऑर्डर्स ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म समझ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूरिक एसिड है, अगर उसका ओवर प्रोडक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया। ओके, तो यूरिक एसिड इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमंस, और नॉर्मली इसका रेंज होता है ब्लड में 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन जब इसका ये होता है नॉर्मल इन केस ऑफ एडल्ट। अब वुमन की बात करें तो 1 मिलीग्राम के आसपास होता है इन वुमन देन द मेन। तो एक मेल में 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन वुमन में लगभग 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है, अबाउट 1 मिलीग्राम देन द, मतलब सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने। तो जो ह्यूमन है उसमें जो मेन होता है उसमें 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, पर वुमन में 1 मिलीग्राम कम होता है ब्लड में। तो जैसे मेन में 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो वुमन में हो सकता है 2 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ब्लड में मिले। द डेली एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड इज़ अबाउट 500 to 700 मिलीग्राम। तो हमारे जो यूरिन है उसमें पर डे 500 से 700 मिलीग्राम पर डे रिलीज हो जाता है यूरिक एसिड। पर हाइपर यूरिसेमिया क्या है, हाइपर यूरिसेमिया रिफर्स टू एलिवेशन ऑफ द सीरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशन, सीरम में यूरिक एसिड का बढ़ना। ऐसा जब ये यूरिक एसिड यूरिन में बहुत ज़्यादा निकलता है तो इसको हम कहते हैं यूरिकोसूरिया, है ना, ये टर्म याद रखना, यूरिकोसूरिया। यूरिकोसूरिया मतलब यूरिन में यूरिक एसिड का निकलना। और इसी को यूरिसेमिया को ही हम कहते हैं गाउट। गाउट क्या है, गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसीज एसोसिएटेड विथ ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। जब बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन होता हो यूरिक एसिड का तो उसको हम गाउट कहते हैं। एट फिजियोलॉजिकल पीएच यूरिक एसिड इज फाउंड इन मोर सॉल्युबल फॉर्म एज सोडियम यूरेट। मतलब नॉर्मली तो ये क्या है, सोडियम यूरेट में कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड, पर नॉर्मली किस पीएच पर, हमारे जो यूरिन का जो पीएच है या फिर हमारा ब्लड का पीएच जो 7.4 है, तो उसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड है 7.4 पे यूरेट, सोडियम यूरेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन सीवियर हाइपर यूरिसेमिया क्रिस्टल ऑफ सोडियम यूरेट गेट डिपॉजिटेड इन द सॉफ्ट टिश्यू, पर्टिकुलरली इन द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में ये क्रिस्टल सॉफ्ट टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाते हैं। सच डिपॉजिट्स आर कॉमनली नोन एज टॉफ़ी। तो अगर आपको कोई कहे कि व्हाट इज़ टॉफ़ी, TOPHI, तो टॉफ़ी आप बता सकते हैं द डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल इन द जॉइंट। ओके, दिस causes inflammation in the joint resulting in painful gouty arthritis. तो arthritis just is the inflammation of joints. Sodium urate and the uric acid may also precipitate in the kidney and ureter that results renal damage and stone formation. तो इससे भी स्टोन फॉर्मेशन होता है और रीनल डैमेज होता है। ये किडनी और यूरेटर में भी सोडियम यूरेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। हिस्टोरिकली गाउट वॉज फाउंड इन ऑफन एसोसिएटेड विद द हाई लिविंग। बहुत ज़्यादा जो स्टैंडर्ड वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा खाने वाले जो लोग होते हैं, ओवर ईटिंग वाले, एल्कोहल कंजप्शन करने वाले जो लोग होते हैं, उनके केस में गाउट बहुत ज़्यादा बनता है। ओके, तो यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं गाउट की, ठीक है, गाउट उनमें बहुत ज़्यादा बनता है। तो गाउट एक्चुअल में क्या है, गाउट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड एंड दैट इज़ हाइपर यूरिसेमिया। In the previous centuries, alcohol was contaminated with the lead during its manufacture and storage. Lead poisoning leads to kidney damage and decrease the uric acid excretion, causing gout. तो इसमें अल्कोहल कंजप्शन को देखो हाईलाइट भी किया गया है, बोल्ड किया गया है। इसका रीज़न ये है कि केवल अल्कोहल कंजप्शन से गाउट होता है ऐसा नहीं है, अल्कोहल कंजप्शन से गाउट कैसे होता है वो बताया गया है। अल्कोहल कंजप्शन करने से आप भ्रम में मत रहना कि गाउट होता है, पर अल्कोहल के अंदर लेड मिला होता है,
ओके। एल्कोहल में क्या मिला होता है, लेड मिला होता है। ये लेड क्यों मिलाया जाता है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मिलाया जाता है और स्टोरेज के दौरान मिलाया जाता है। तो ये लेड क्या है, लेड पॉइजनिंग करता है। जब लेड पॉइजनिंग होती है तो किडनी डैमेज होता है। तो किसी भी रीज़न से अगर किडनी डैमेज होगा तो ऐसे एनिमल में या ह्यूमन में गाउट की कंडीशन बनेगी, क्योंकि अब जो यूरिक एसिड है यहाँ इसका ओवर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ यूरिक एसिड तो नॉर्मल बन रही है, लेकिन वो जो है किडनी डैमेज होने के कारण रिलीज नहीं हो पा रही है, इसलिए गाउट हुआ है। तो दो कारण से गाउट हो सकता है। पहला रीज़न ये है कि या तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड हो रहा हो, और या फिर यह है कि नॉर्मल यूरिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा हो लेकिन किडनी डैमेज हो गया हो। The prevalence of gout is about 3 per 1000 person, mostly affecting males. Postmenopausal women, however, are as susceptible as men for this disease. Gout is often two types, primary and secondary. तो आप ये देखिए, समझिए इस चीज़ को कि 1000 लोगों में से 3 लोगों में होना, यानी कि जस्ट 0.3% है ये, और बहुत ज़्यादा है। और मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। वुमन को तो इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, इसलिए अफेक्ट कम करता है। लेकिन जब पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन आ जाती है तब वुमेंस को भी अफेक्ट करता है। और ये जो गाउट है ये दो टाइप का होता है। अभी हम प्राइमरी गाउट भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम सेकेंडरी गाउट भी पढ़ेंगे। तो जो गाउट है वो दो टाइप का होता है। प्राइमरी गाउट में मेनली क्या होता है, ड्यू टू एंजाइमेटिक डिफेक्ट, है ना। जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट हैं, एंजाइमेटिक डिफेक्ट हैं, एंजाइम के डिफेक्ट होने के कारण प्राइमरी गाउट होता है। इसमें एंजाइमेटिक डिफेक्ट होगा तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड होगा। जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड होगा तो उसके कारण जो है प्राइमरी गाउट होगा, ठीक। लेकिन डिफरेंस ये है सेकेंडरी गाउट में कि सेकेंडरी गाउट एंजाइमेटिक डिफेक्ट से नहीं होता है। ये होता है ड्यू टू पहली चीज़, ड्यू टू के इम्पेयरमेंट इन द रीनल फंक्शन। अगर इम्पेयरमेंट इन द रीनल फंक्शन है तो जो भी यूरिक एसिड निकलना होगा वो निकलेगा नहीं और वो एक्मुलेट होता चला जाएगा। तो यहाँ कोई एंजाइम डिफेक्ट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ सेकेंडरी गाउट। दूसरा ये है कि अगर इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड हो रहा है और उसका डिक्रीज एस्क्रीशन हो रहा है तो इस कंडीशन में भी सेकेंडरी गाउट कहलाएगा। यहाँ कोई एंजाइमेटिक डिफेक्ट नहीं है। यहाँ मेनली क्या है, रीनल कॉज है। जो रीनल कॉज है वो यूरिक एसिड निकलने नहीं दे रहा। तो प्राइमरी गाउट में हम यहाँ पर 5 टाइप के एंजाइम की बात करेंगे। और ये अभी तक हमारा जो बुक में हमने ये जो पढ़ा है अभी तक सारा का सारा यहाँ अप्लाई होने वाला है। इसलिए अगर आपने पुराना वीडियो मेरा अभी तक ये जो समझा है तो आपको यहाँ समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलता चलूँ, आपको यहाँ इजीली क्लियर होता चला जाएगा। देखिए, हम ये जानते हैं कि ग्लाइकोजन और ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज अगर कम हो जाएगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है ये हमने कोरी साइकिल पढ़ी है ना। तो कोरी साइकिल में क्या होता है, कोरी साइकिल में ये होता था कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो मसल के अंदर है, हमको पता है कि मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। ये लैक्टेट जो है वापस जाता है लीवर में, लीवर में जाकर के वापस से कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। फिर पायरुवेट जो होता है वापस से कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो होगा क्या, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है वो एंजाइम डेफिशिएंट है, तो डेफिनेटली लैक्टेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर लैक्टेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड एक्मुलेट इन द बॉडी विच इंटरफेयर विथ द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल। तो ये रीनल ट्यूब्यूल से यूरिक एसिड को बाहर नहीं जाने देगा। ओके, पहली चीज़। तो ये कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो आप मेरे वीडियो में जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का वीडियो बनाया है, उसमें आप ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ ज़रूर पढ़ें। तो पहला एंजाइम अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी यहाँ पर मैंने आपको बताई, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता।
ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी होती है। तो इस टाइप के डिसीज़ में या तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ऐसा कौन सा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी होती है, 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की कमी होती है? ओके, ये आप मेरे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ में पढ़ें। वीडियो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और डिसऑर्डर्स इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपको मिलेगा ये। तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है ये होता है टाइप 1 में, जिसको हम कहते हैं वॉन गिरके। ओके, वॉन गिरकेज डिसीज़। तो वॉन गिरकेज डिसीज़ में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी हो जाती है और इस डिसीज़ में क्या होगा, ग्लूकोज नहीं बन पाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बचा हुआ रहेगा। वो क्या करेगा, वो पहली चीज़ कोरी साइकिल में चला जाएगा और लैक्टिक एसिड बनाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या तो कोरी साइकिल में चला जाएगा और या फिर ये जाएगा एचएमपी शंट में। ये एचएमपी शंट भी हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अच्छे से पढ़ें, आपको मिलेगा वहाँ पे। एचएमपी शंट में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है राइबोस 5 फॉस्फेट में। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रहेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज चल रही है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेट जो है सॉरी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज में जो ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ग्लाइकोजन स्टोर होता चला जाएगा। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो एचएमपी शंट से राइबोस 5 फॉस्फेट बनाता है। ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा राइबोस 5 फॉस्फेट का। ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्शन होगा, न्यूक्लियोटाइड में जीएमपी प्रोडक्शन होगा, एएमपी प्रोडक्शन होगा। अगर इनका प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो भाई न्यूक्लियोटाइड तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन है, तो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला है ना, पहला हमने एंजाइम पढ़ लिया। अब हम आते हैं इसी में कंटिन्यू दूसरे एंजाइम की तरफ। तो इस रिएक्शन में दूसरा एंजाइम होता है एचएमपी शंट में एक एंजाइम है, इसका नाम है ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम का क्या काम होता है, इट प्रोड्यूसेस मोर एनएडीपी पॉजिटिव। तो जितना ज़्यादा ये एनएडीपी पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा ये एचएमपी शंट चलेगा। तो अगर ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो इसके डिफेक्ट होने से एचएमपी शंट ज़्यादा होगा, वापस से वही होगा, राइबोस 5 फॉस्फेट ज़्यादा बनेगा, तो उसके कारण क्या होगा, यूरिया प्रोडक्शन, यूरिक एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा एंजाइम। ये जो दोनों एंजाइम हैं, ये दोनों एंजाइम इनडायरेक्टली यूरिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 3 ऐसे एंजाइम की जो डायरेक्टली यूरिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। उसमें पहला एंजाइम है पीआरपीपी सिंथेटेज। तो पीआरपीपी सिंथेटेज यानी कि फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज, अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो अब राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ से आ गया, एचएमपी शंट से आ गया, तो राइबोस 5 फॉस्फेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूटामिन के साथ जुड़ेगा और आइनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट बनाएगा। तो ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था और ये एंजाइम जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें पीआरपीपी सिंथेटेज इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। ओके, और इसमें दूसरा ये होता है कि जब ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो इसका अगर पहली चीज़ तो ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है इस एंजाइम का, दूसरा ये है कि इसका रेगुलेटरी मैकेनिज़्म अगर लॉस्ट हो जाए, यानी कि अगर ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बनता है तब भी ये एंजाइम का अगर रेगुलेटरी मैकेनिज़्म लॉस्ट हो जाए तो ये एंजाइम से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बनता रहेगा, तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। तीसरा एंजाइम मतलब जो नेक्स्ट सेकेंड नंबर का एंजाइम है वो है पीआरपीपी ग्लूटेमाइल एमिडो ट्रांसफरेज, यानी कि फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट ग्लूटेमाइल एमिडो ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है पीआरपीपी ग्लूटेमाइल एमिडो ट्रांसफरेज एंजाइम, अगर इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है तो डेफिनेटली और यूरिक एसिड तो बढ़ेगा ही, साथ में इसका जो फीडबैक कंट्रोल है अगर वो भी लॉस्ट हो जाता है
तो यूरिक एसिड बनेगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है HGPRT। ये हम 5 एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 ऊपर बता दिए। जो 2 ऊपर हमने बताए ये इनडायरेक्टली यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। अब हम जो 3 एंजाइम यहाँ बता रहे हैं ये डायरेक्टली जो है यूरिक एसिड बढ़ा रहे हैं। तो जो डायरेक्टली वाले में सेकेंड नंबर का एंजाइम है वो है HGPRT। HGPRT का रोल भी हमने आपको बताया साल्वेज पाथवे में होता है। साल्वेज पाथवे में HGPRT क्या करता है? साल्वेज पाथवे में HGPRT ज़्यादा से ज़्यादा जो नाइट्रोजन बेस है उसको वो राइबोस 5 फॉस्फेट में जोड़ करके ऐड करके एक न्यूक्लियोटाइड बना देता है। और इसमें हेल्प कौन करता है? इसमें हेल्प करता है PRPP। PRPP अपना राइबोस 5 फॉस्फेट देता है। तो अगर HGPRT कम हो जाएगा, HGPRT कम हो जाएगा तो ये जो नाइट्रोजन बेस हैं, जो प्यूरिन है, ये फ्री में घूमते रहेंगे इधर उधर, तो इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोटाइड तो बनेंगे नहीं, उल्टा ये होगा कि इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये जो होंगे न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेंगे और होगा ये कि कन्वर्ट होंगे यूरिक एसिड में। अब हम सेकेंडरी गाउट पे आते हैं। प्राइमरी गाउट के हमने सारे एंजाइम डिस्कस कर लिए। सेकेंडरी गाउट जो है that is hyperuricemia, that is because of various disease causing increased synthesis or decreased excretion of uric acid, increased degradation of nucleic acid, hence more uric acid formation is observed in the various cancers, leukemias, polycythemias, lymphomas and psoriasis, and increased tissue breakdown, trauma and starvation। ठीक है, तो इसमें आप ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा अगर सिंथेसिस होता है यूरिक एसिड का और बहुत कम एक्सक्रीशन होता है ना, तो सेकेंडरी गाउट है। या फिर ये कहें कि किसी भी टाइप का इम्पेयरमेंट इन द रीनल फंक्शन है तो ये यूरिक एसिड को निकलने ही नहीं देगा, उसके कारण भी हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी गाउट है। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड पूल इन गाउट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एक आइसोटोप होता है N15, वो दिया जाता है और पेशेंट में देखा जाता है कि यदि 1200 मिलीग्राम अगर यूरिक एसिड है तो नॉर्मल है, और अगर ये जो पूल है ये 3000 मिलीग्राम तक पहुंच जाता है तो पेशेंट ही इज सफरिंग फ्रॉम गाउट। अब ट्रीटमेंट ऑफ गाउट की बात करें तो एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग है वो दी जाती है, और ये जो है एनालॉग है ऑफ हाइपोजेंथिन। तो अब यहाँ आप देखें कि ये जो रिएक्शन चल रही थी है ना, आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन में, तो इसी का एनालॉग हमने दे दिया एलोप्यूरिनॉल। तो एलोप्यूरिनॉल क्या करता है? ये जेंथिन ऑक्सीडेज का इनहिबिशन करता है। ओके, तो जेंथिन ऑक्सीडेज का इनहिबिशन हो जाएगा। फर्दर ये क्या होगा? एलोप्यूरिनॉल भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एलोजेंथिन में, है ना। हमने एलोप्यूरिनॉल दिया, ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी और कन्वर्ट हो गया एलोजेंथिन में। तो ये किससे कन्वर्ट हुआ? जेंथिन ऑक्सीडेज से ही। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे आप देखेंगे तो एलोप्यूरिनॉल इनहिबिट करेगा जेंथिन ऑक्सीडेज को, क्योंकि ये एनालॉग है। एनालॉग किसका है? ये हाइपोजेंथिन का एनालॉग है। ओके, तो जेंथिन ऑक्सीडेज तो इनहिबिट हो गया, लेकिन फिर भी एलोप्यूरिनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करता है ये जेंथिन ऑक्सीडेज और ऑक्सीडेशन कर देता है, तो उल्टा ये होगा कि एलोप्यूरिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा एलोजेंथिन में, और ये एलोजेंथिन जो होता है वो और भी ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर जेंथिन ऑक्सीडेज। वो क्या करता है? इसको इफेक्टिवली और इनहिबिट कर देता है। तो इसी के कारण इसको हम बोलते हैं सुसाइड इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिशन, है ना। तो सुसाइड इनहिबिशन मतलब आप समझिए कि एलोप्यूरिनॉल जो है जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा है पहली बार में, पर जेंथिन ऑक्सीडेज ने इसी का ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये एलोजेंथिन इससे बना लिया। एलोजेंथिन फिर से जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। तो इस तरीके को कहते हैं सुसाइडल इनहिबिशन। ठीक है,
यानी कि इसने और सुसाइड कर लिया, अपना जो जेंथिन ऑक्सीडेज है उसने और भी सुसाइड कर लिया, और बुरी हालत हो गई उसकी। अब जो इसमें क्या होता है कि जैसे जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिट हो गया, अभी हमको पता है ये बहुत ज़्यादा बन रहा था एनोसिटाल मोनोफॉस्फेट, ये यहाँ पे भी आया, हाइपोजेंथिन बहुत बन रहा था, फिर इसके बाद जेंथिन बहुत बना, फिर यूरिक एसिड बहुत बना। तो यूरिक एसिड को रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, एलोपिरिनॉल दे दिया, तो ये यहाँ तक प्रोसीजर रुक गई। पर ये हाइपोजेंथिन तो बहुत सारा बन ही रहा है। पर होता क्या है, हाइपोजेंथिन और जेंथिन ये जो हैं ये काफ़ी सॉल्युबल होते हैं, तो ये इजीली एस्क्रीट आउट हो जाते हैं। और कंपैरेटिवली जो यूरिक एसिड है वो इतना जो है सॉल्युबल नहीं हो पाता, तो ऐसे में वो एस्क्रीट आउट नहीं हो पाता। दूसरा हमें क्या करना चाहिए, डाइट में रेस्ट्रिक्शन ऑफ डाइट, टेकिंग ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो होता है उसमें लेड होता है, लेड से क्या होता है, रीनल डैमेज होता है। इसके अलावा प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए। कभी कभी गाउट के कारण जो गाउटी आर्थराइटिस होता है उसके जो इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म करने के लिए हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जैसे कोल्चिसिन है, फिर फिनाइल ब्यूटाजोन है, फिर एंडोमेथासिन है, फिर इसके बाद ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन है, सॉरी ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्यूडो गाउट के बारे में। तो स्यूडो गाउट इसलिए हम कहते हैं, स्यूडो का मतलब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल नहीं बन के कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, और कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल बनते हैं तो ये भी जो है डिपॉजिट होते हैं, और इनके डिपोजिशन में यूरिक एसिड का कोई रोल नहीं है, इसलिए हम इनको जो बोलते हैं स्यूडो गाउट हो गया। ठीक, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लिच निहान सिंड्रोम के बारे में। तो जो लिच निहान सिंड्रोम है ये बेसिकली द डेफिशिएंट होता है, द डिसऑर्डर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एचजीपीआरटी। एचजीपीआरटी का फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन ग्वानिन पायरो फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ओके, हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो ये एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी से होता है, और ये एचजीपीआरटी कहाँ बनता है, ये बनता है प्यूरिन के साल्वेज पाथवे में। तो हमने आपको साल्वेज पाथवे बताया था, साल्वेज पाथवे कहाँ चलता है, ये चलता है आरबीसी में, ब्रेन में, और ल्यूकोसाइट्स में। ओके, इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था मेडिकल स्टूडेंट लेच और इनके टीचर निहान ने, इसलिए इसका नाम लिच निहान सिंड्रोम कहते हैं, और 1964 में दिया था। ओके, लिच निहान सिंड्रोम जो है ये एक सेक्स लिंक्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल जीन हैं वो ही एचजीपीआरटी को का एक्सप्रेशन करता है, और ये एक्स क्रोमोसोम पर इसका स्ट्रक्चरल जीन मिलता है। इट अफेक्ट ओनली द मेल एंड इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूरिक एसिड प्रोडक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है यूरिक एसिड प्रोडक्शन, क्योंकि देखिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए ये था हमारा साल्वेज पाथवे, इसमें जो एडिनोसिन है, ग्वानिन है, हाइपोजेंथिन है, ये सीधा राइबोस 5 फॉस्फेट ले लेते हैं। ओके, और अब क्या होता है, ये अगर एंजाइम डेफिशिएंसी हो गया एचजीपीआरटी, तो ग्वानिन 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 कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा। साथ में ये जो पीआरपीपी है यानी कि फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट जो है, इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता रहेगा। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर इनका क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा यूरिक एसिड में। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। दूसरा क्या है, गाउटी आर्थराइटिस होगा। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ आएगी। इसमें न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ इसलिए आएगी, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने कहाँ बताया साल्वेज पाथवे कहाँ चलता है, ब्रेन में चलता है, आरबीसी में चलता है, और तीसरा ल्यूकोसाइट्स में चलता है। ये 3 जगह हम आपको बता रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, एग्रेसिव बिहेवियर होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, है ना। और इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि मेंटल रिटार्डेड पेशेंट हैं ये, तो ये क्या करेंगे, अपने नाखून खाएंगे, है ना, अपनी उंगलियां चबाएंगे, और अपने लिप्स को चबाएंगे, और इस तरीके से चबाएंगे, इस तरीके से बाइट करेंगे कि ऑफन कॉजिंग सेल्फ मल्टीलेशन, मतलब खुद खून निकाल लेंगे, इस तरीके से बिहेव करेंगे ये। उंगलियों से खून निकाल लेंगे, लिप्स खाएंगे, लिप्स से खून निकाल लेंगे, ये करेंगे।
The overproduction of uric acid in the Lesch-Nyhan syndrome is explained. HGPRT deficiency result in the accumulation of PRPP and decrease in GMP and IMP. तो सही बात है, न्यूक्लियोटाइड बनेगा नहीं, HGPRT एक्यूमुलेट होता रहेगा, PRPP एक्यूमुलेट होता रहेगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू इंक्रीज सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन. The biochemical basis for the neurological symptom observed in Lesch-Nyhan syndrome is not clearly understood. ये मैंने आपको बता दिया. This may be related to the dependent on the brain on the salvage pathway for de novo synthesis of purine nucleotide. तो ये भी मैंने आपको बता दिया. यूरिक एसिड इज नॉट टॉक्सिक टू द ब्रेन सिंस पेशेंट विद द सीवियर हाइपर यूरिकेमिया not related to the HGPRT deficiency do not exhibit any neurological symptoms. Further, allopurinol treatment that help to decrease the uric, मतलब अल्टीमेटली यूरिक एसिड तो हम कम कर देंगे एलोप्यूरिनॉल से, लेकिन ये जो मेंटल रिटार्डनेस है क्या होता है, ब्रेन में बनता है ये, और ब्रेन में साल्वेज पाथवे होता है और ब्रेन में यूरिक एसिड बनता है, पर ब्रेन में ये यूरिक एसिड हार्मफुल नहीं है. इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि हाई जो ज़्यादा यूरिक एसिड बना है उससे मेंटल रिटार्डनेस आई है. इसलिए ये अंडरस्टूड नहीं हो पा रहा है कि आखिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्यों आ रहे हैं. यदि आप एलोप्यूरिनॉल दे भी देते हो पेशेंट को, तो भी एलोप्यूरिनॉल से आपका यूरिक एसिड तो पेशेंट का कम हो जाता है, लेकिन फिर भी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन कम नहीं होते. ओके, नाउ हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेज एसोसिएटेड विद प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में हमने प्यूरिन कौन कौन से पढ़े हैं, एडिनोसिन पढ़ा है, आइनोसिटॉल पढ़ा है, जीएमपी जो गुआनोसिन पढ़ा है ना, हाइपोजेंथिन पढ़ा है, ये 4 पढ़े हैं. अब ये देखा गया है कि जब भी इन न्यूक्लियोटाइड का वो होगा डिग्रेडेशन फाइनल और यूरिक एसिड बनता है, तो एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन डीएमिनेज. एडिनोसिन डीएमिनेज में क्या होता है, ये जो एडिनोसिन बना ये कन्वर्ट होता है आइनोसिन में. तो अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाता है, तो इस एंजाइम के डेफिशिएंट होने पर एडिनोसिन का क्वांटिटी बढ़ेगा. एडिनोसिन का क्वांटिटी बढ़ेगा यानी कि जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है कि अभी हमने एक प्रोसीजर पढ़ी थी कि रिबुलोज 5 फॉस्फेट डाई रिबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज. तो अगर ये एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये ब्लॉक करता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को, और जिसके कारण आरएनए डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. तो इसके कारण होगा ये कि टी सेल और बी सेल का प्रोलिफरेशन नहीं होगा और ये ब्लॉक हो जाएंगे. ओके, तो ये पहली मेथड है जिसके कारण इसको हम कहते हैं द डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज कॉजेज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना. ये कंबाइंड है क्योंकि इसमें टी सेल और बी सेल दोनों का डिस्फंक्शन हो रहा है. अब दूसरा हम आते हैं, इसी में एक एंजाइम होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज. तो यहाँ आप देखेंगे कि जो जीएमपी है वो भी कन्वर्ट होता है, और ये एक एंजाइम यहाँ पर है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज. तो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है जेंथिन में, और जेंथिन बाद में यूरिया बनाता है, यूरिक एसिड बनाता है. तो ये इस चेन में जब ये प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंट हो जाता है तो होगा क्या, जीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा. जीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये बनाएगा गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या करता है, सीधा ही टी सेल ब्लॉक करता है. तो टी सेल का डिस्फंक्शन करेगा जीटीपी. अगर जीटीपी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो टी सेल ब्लॉकर होगा और टी सेल की डेवलपमेंट को इनहिबिट करेगा. तो इसीलिए ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है. इसके बाद प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में ही नेक्स्ट डिसऑर्डर है हाइपोयूरिकेमिया. हर बार ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड ज़्यादा बने, ऐसा भी हो सकता है कि यूरिक एसिड कम बनता है. सपोज़ कीजिए यूरिक एसिड कम बनता है, तो वो कब कम बनेगा, तो ये भी हम आपको बता देते हैं. देखिए इसी चेन में आ जाए हम तो, या फिर यहाँ पर आ जाएं, तो क्या होता है
हमें ये पता है कि जो आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट है या मोनोफॉस्फेट है, जीएमपी है, एएमपी है, तो ये तीनों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं हाइपोजेंथिन में, जो कि जेंथिन में कन्वर्ट होते हैं, जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अगर जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाए या ये डिफेक्टिव हो जाए या लेकिंग हो जाए तो क्या होगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा। कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा हो जाएगा, जेंथिन का ज़्यादा होगा, हाइपोजेंथिन का ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोयूरिकेमिया, है ना। और इस कंडीशन में जेंथिन क्रिस्टल्स बनेंगे। तो क्योंकि जेंथिन ज़्यादा हो गया है, हाइपोजेंथिन ज़्यादा हो गया है, इसलिए जेंथिन के स्टोन बनेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो ये था अभी तक प्यूरिन से रिलेटेड डिसऑर्डर, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे पिरिमिडीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो हम पिरिमिडीन में डिसऑर्डर पढ़ने के पहले हम पिरिमिडीन का बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे। जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो प्यूरिन जैसा बायोसिंथेसिस में नहीं होता, ये क्वाइट सिंपल होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो प्यूरिन्स होते हैं उसकी रिंग तो कुछ ऐसी होती है ना, मतलब डबल रिंग वाला होता है वो, जबकि पिरिमिडीन जो होता है वो एक सिंगल रिंग का होता है ना। ये देखिए, ये सिंगल रिंग है, जैसे ये एक पिरिमिडीन जैसा रिंग बनता है, इसमें सिंगल रिंग वाला होता है ये। तो पिरिमिडीन का बायोसिंथेसिस अगर पढ़ना है तो इसमें सिर्फ ये है कि जैसे पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं तो पता ही है आपको, है ना। जैसे यूरेसिल है, थायमीन है और साइटोसिन है, ये हैं पिरिमिडीन्स। अब इन पिरिमिडीन्स में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामिन आपस में मिलते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड ये पूरी रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ ओरोटेट बनता है जो कि ओरोटिक एसिड बनाता है, एक इंटरमीडिएट है ये बायोसिंथेसिस का। इसमें आगे और चलते हैं तो यहाँ एक एंजाइम आता है, इस एंजाइम को कहते हैं ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये वैसा ही होता है जैसा एच होता है। वहाँ पर जो नाम था वो था हाइपोजेंथिन एच फिर जी ग्वानोसिन, ठीक है, पी। तो यहाँ पर भी पी आर और टी है, तो ये एच जैसा ही है, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो एच की जैसा ही ये है ओरोटेट। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, होगा ये कि ओरोटेट बढ़ेगा और ओरोटिक एसिड बनाएगा। तो इसी डेफिशिएंसी, मतलब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण, है ना, ओरोटेट फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण ओरोटिक एसिड बनता है और इसी को हम कहते हैं ओरोटिक एसिड्यूरिया। इसी को हम क्या कहते हैं, ओरोटिक एसिड्यूरिया। तो ये भी आ सकता है ऐसे में, ये जो अगर ओरोटिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है तो यूरिन में एस्क्रीट आउट होता है, साथ में सीवियर एनीमिया करता है और रिटार्डेड ग्रोथ करता है। ओके, इसमें एक एंजाइम और शामिल है, उसका नाम है ओ एम पी डी कार्बोक्सिलेज। तो ओ एम पी डी कार्बोक्सिलेज भी ये यहाँ पर बनता है, यहाँ पे देखिए, तो याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है ओरोटिरीन मोनोफॉस्फेट, है ना। तो ओ एम पी डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। तो इन दो एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण ओरोटिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसको हम कहते हैं ओरोटिक एसिड्यूरिया। फिर फाइनली, जैसे हम अभी क्या बना रहे थे, पिरिमिडीन्स बना रहे थे, तो ये आगे जाता है, मान लीजिए सब कुछ नॉर्मल है तो ये आगे गया और आगे जा कर के ये जो है टायरोसिन मोनोफॉस्फेट, सॉरी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट और साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये मतलब यूरेसिल से साइटोसिन बनता है, तो यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट या यूरेसिल डाइफॉस्फेट, ये यहाँ पर यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन डाइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे करके ये पूरी प्रोसीजर होती है। अल्टीमेटली हमको पिरिमिडिन्स मिल जाते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको एक ओरोटिक एसिड्यूरिया बताया, ये एक डिसऑर्डर है और इसमें जो दो एंजाइम्स आपको बताए, पहला तो हो गया ओरोटेट फास्फोराइल ट्रांसफरेज, दूसरा हो गया ओएमपीडी कार्बोक्सिलेज। इनकी डेफिशिएंसी होने पर ये होगा। इसके बाद इसमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले से ही यूरिडिन और सिस्टीडीन डाइट में दे देना चाहिए, यही इसका ट्रीटमेंट है। क्योंकि अगर आपने यूरिडिन
और जैसे यहाँ पर जो बन रहा है सिस्टीडीन, ये दे दिया डाइट में पहले से ही, तो होगा क्या, मतलब यहाँ ये कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो अल्टीमेटली ये कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर आपका जो आरएनए और डीएनए जो बनना होगा वो बन जाएगा, ठीक है। और इस पूरी प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यही एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ओरोटिक एसिडूरिया का। दिस कंपाउंड प्रोवाइड थ्रू फॉस्फोराइलेशन pyrimidine न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर फॉर डीएनए and RNA synthesis. Beside this, UTP inhibit कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 एंड ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ ओरोटिक एसिड। साथ में यहाँ पर ये भी होता है कि अगर आपने यूरिडिन दे दिया तो ये यूरिडिन क्या बनाएगा, ये बनाएगा यूटीपी। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यूटीपी। और यूटीपी क्या करता है, पॉजिटिवली ब्लॉक करता है किसको, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड को, कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज सेकेंड को इसको ब्लॉक कर देता है। तो होगा क्या कि ओरोटिक एसिड बनेगा ही नहीं। तो ये हो गया पहला ओरोटिक एसिड्यूरिया। दूसरा होता है रेइस सिंड्रोम, REYES, रेइस सिंड्रोम। रेइस सिंड्रोम में क्या होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी ओरोटिक एसिड्यूरिया। इट इज बिलीव्ड दैट अ डिफेक्ट इन द ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज ऑफ यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल में भी एक ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज होता है, causes the accumulation of carbomail phosphate. This is then diverted for the increased synthesis and excretion of orotic acid. तो ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट इसका जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, रेइस सिंड्रोम याद रखना है तो आप ये याद रखें कि इसका कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा, जैसे कि मान लो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो जो है ओरोटिक एसिड्यूरिया होगा। तो इस टाइप का ओरोटिक एसिड्यूरिया जो है वो रेइस सिंड्रोम में आता है। ओके, अब आप एक चीज़ और पूछ रहे होंगे कि आखिर प्यूरिन में साल्वेज पाथवे हुआ, क्या पिरिमिडिन में भी साल्वेज पाथवे होता है? तो यस, पिरिमिडिन में भी साल्वेज पाथवे होता है। पिरिमिडिन में क्या होगा, साल्वेज पाथवे का जो प्रिकर्सर है वो पिरिमिडिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज रहेगा। जैसे वहाँ पर पीपीआरटी था, तो यहाँ पर भी पीपीआरटी है, लेकिन ये पिरिमिडिन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफरेज है, which utilize PRPP as a source of ribose 5-phosphate। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये देखिए, तो यहाँ एडिनोसिन, ग्वानिन और हाइपोजेंथिन था, ये थे हमारे प्यूरिन वाले साल्वेज पाथवे। और इसमें एडिनिन, ग्वानिन और हाइपोजेंथिन की जगह यहाँ आ जाएगा यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन, और यहाँ PRPP ही रहेगा। और यहाँ पर जैसे एडिनोसिन फास्फोराइल ट्रांसफरेज था, राइबोसाइल ट्रांसफरेज था, तो अब हो जाएगा यहाँ पे फास्फोराइल, एडिनिन की जगह हो जाएगा यहाँ पर पिरिमिडिन फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। सब कुछ सेम रहेगा, साल्वेज पाथवे इसमें भी होता है पिरिमिडिन में। तो ये था अभी तक हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो I think you can understand the chapter, and hope you are enjoying this lecture. Thanks.